हेलो स्टूडेंट्स, हम असहयोग आंदोलन पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने रोलेक्ट एक्ट पढ़ा है। किस प्रकार से रोलेक्ट एक्ट पारित किया, क्या उसके परिणाम निकले और किस प्रकार से रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चला और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब भी इस घटना से अशांति का केंद्र बन गया। वहाँ पर भी एक उत्तेजना फैली, हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और किस प्रकार डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को जेल भेज दिया गया और अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। देखिए, उसी से आगे की जो कड़ी हमारे सामने आती है वो है जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सरकार की जब ये दमनकारी चक्र चल रहा था, सरकार के अन्यायपूर्ण और अमानुषिकी कार्यों के कारण पंजाब की जनता में बहुत ज़्यादा उत्तेजना और आक्रोश फैल गया था। तो महात्मा गांधी तथा पंजाब के अन्य लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी से सारे देश में सनसनी फैल गई थी। पंजाब अराजकता का केंद्र बन गया था। अमृतसर में मारकाट और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और क्रुद्ध लोगों ने सार्वजनिक भवनों को जलाकर खाक कर दिया और अनेक यूरोपियनों को भी मार दिया। तो बिगड़कर सरकार ने शहर को सैनिक अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। इस तरह की जब घटनाक्रम चलने लगा पंजाब में, तो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया कि संपूर्ण पंजाब को एक तरह से सैनिक कार्रवाई के लिए खुला छोड़ दिया, सैनिक अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। और उस समय जनरल डायर, जो उस समय जालंधर के ज़िले का कमांडर थे, 12 अप्रैल 1919 को अमृतसर का चार्ज दे दिया और 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग का मतलब एक भयानक लोमहर्षक हत्याकांड को जनरल डायर ने अंजाम दिया। इसमें जनप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी हुई। शांति जुलूस पर सरकारी अधिकारियों द्वारा गोली चलाने के कारण जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर, जो अनुदारवादी था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कटिबद्ध था। तो अमृतसर की जनता ने 13 अप्रैल 1919 के संध्या काल में सरकारी नीति का विरोध करने के लिए एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, जिसमें 12 अप्रैल को सैनिक पदाधिकारियों की ओर से सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। परंतु इस प्रतिबंध का सारे शहर में ऐलान नहीं हो पाया था और बहुत से लोगों को इस प्रतिबंध का ज्ञान भी नहीं था। तो दोपहर से ही अमृतसर निवासी जो साधारण लोग थे, साधारण विरोध के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रहे थे और यह भाग अमृतसर के बिल्कुल बीचों बीच में था, है ना, जो चारों तरफ से दीवारों और मकानों से घिरा हुआ था। इसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक सकरी गली थी, जिसमें सवारियां भी नहीं निकल सकती थी। इस बाग में लगभग ऐसा माना जाता है कि 20,000 व्यक्ति, जिसमें स्त्री, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे, इकट्ठे हुए और उसकी खबर पाते ही जनरल डायर लगभग 100 भारतीय सैनिकों और 50 अंग्रेजी सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और वह अपने साथ एक मशीन गन भी ले गया। उसने तंग मार्ग के कारण सभा स्थल तक नहीं ले जाया जा सका था, लेकिन उसने न तो सभा को भंग करने का कोई आदेश दिया और ना ही लोगों को तितर बितर होने की चेतावनी दी थी, बल्कि घटना स्थल पर पहुंचते ही उसने बिल्कुल निहत्थी और शांत भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसमें कम से कम 1600 से ज़्यादा फायर हुए थे। कहते हैं कि गोलियां तब तक चलती रही थी जब तक कि सैनिकों के कारतूस निपट ना गए हों, ख़त्म नहीं हो गए थे। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 380-79 के करीब व्यक्ति मारे गए थे और कम से कम 1200 व्यक्ति इसमें घायल हुए थे। आतंकित भीड़ शीघ्र ही तितर बितर होने लगी, परंतु वह अवसर न देखकर 10 मिनट तक गोलियों का चलाना मतलब एक तरह से जब जारी रहा, अंधाधुंध मतलब गोलियों की वर्षा एक तरह से होती रही। तो घायलों की सेवा की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, सबको अपने भाग्य के भरोसे एक तरह से छोड़ दिया गया। कहते हैं कि एक कुआं था उसमें, तो बहुत सारे लोग उस कुएं में, जलियांवाला बाग के मध्य में एक कुआं है, तो बहुत सारे लोग जो एकत्रित हुए थे, बहुत सारी भीड़
क्योंकि भागने के लिए जगह नहीं थी। एक ही रास्ता था जिस पर जनरल डायर गोलियां चला रहा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, मकान थी, भागने की जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग उस कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अपनी जान वो नहीं बचा पाए थे। इसी हंटर कमीशन जो बैठा था उसके बाद तो गिरधारी लाल ने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने सैकड़ों व्यक्तियों को वहीं मरे हुए देखा। सबसे खराब बात यह थी कि गोली उस दरवाजे की तरफ से चलाई जा रही थी जिससे होकर लोग भाग रहे थे। बहुतेरे भागते हुए भीड़ के पैरों तले कुचल गए और मारे गए। खून की धारा बह रही थी। अधिकारियों ने मरे हुए और घायलों को देखभाल के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया था। मरे हुए व्यक्तियों में बड़ी उम्र के आदमी भी थे, छोटे लड़के भी थे। कुछ की आंखों पर गोलियां लगी, कुछ की नाक पर, कहीं छाती पर, कहीं टांगों पर। मेरा अनुमान मतलब यह अनुमान था कि उस समय वहाँ 1000 से ज़्यादा मरे हुए और घायल व्यक्ति थे। यही जलियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड था जो जनरल डायर के कथानुसार सारे पंजाब में आतंक फैलाने के लिए जानबूझकर किया गया था। दूसरे दिन सारे पंजाब में मार्शल लॉ जारी कर दिया गया था और लोगों को तरह तरह के दंड दिए गए। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी, उन्हें कोड़ों से पिटवाया गया और कई स्थानों पर लोगों को पेट के बल रेंगने के लिए भी मजबूर किया गया था। अमृतसर के नलों में पानी बंद कर दिया गया और बिजली भी काट दी गई थी। रेलवे स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के टिकट की बिक्री बंद कर दी गई। यह आदेश जारी किया गया कि जब तक कोई हिंदुस्तानी अंग्रेज अफसर से मिले, है ना, यह आदेश जारी किया गया कि जब भी कोई हिंदुस्तानी अंग्रेज अफसर से मिले तो उसको सलाम करे और अगर सवारी में जा रहा हो या घोड़े पर सवार हो तो उतर जाए। अगर छाता लगाए हुए हो तो नीचे झुका ले। यह आदेश इसलिए दिया गया था ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि उनके नए मालिक आए हैं। अर्थात जलियांवाले बाग का नृशंस जो हत्याकांड था एक जनरल डायर द्वारा निहत थी। शांत जनता पर जो क्रूर से क्रूर अत्याचार किया गया था, गोलियां बरसाई गई थी और जिसके कारण हजारों लोग मारे गए थे, हजारों घायल हो गए थे, बच्चे मारे गए, वृद्ध मारे गए, महिलाएं मारी गई, पुरुष मारे गए। तो इस तरह का जो हत्याकांड हुआ उसके परिणाम स्वरूप न केवल पंजाब बल्कि समस्त देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो द्वेष की भावना है, क्रांति की जो भावना है, वो और ज़्यादा भड़क गई थी। और साथ ही जो कानून और लागू किया था, आदेश जो पारित किया था अंग्रेज़ों ने कि हिंदुस्तानी सर झुकाएं, अपने छाते बंद कर लें, घोड़ों से उतर जाएं, मतलब ये कहें कि हत्याकांड के साथ साथ बेइज्जत करने के, अपमानित करने के भी सारे उपाय उन्होंने कर लिए थे। तो ऐसे समय में जो आंदोलन अब तक कुछ सीमा तक हम ये कहें कि संतुलित था, वो एकदम से आक्रोशित भीड़, आक्रोशित जनता और आक्रोशित कांग्रेसी नेताओं ने जब ये दमनकारी चक्र देखा अंग्रेज़ों का, तो पूरी तरह से पूरा देश अंग्रेज़ों के असहयोग के लिए खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से जलियांवाला कांड और रॉलेट एक्ट, ये दो महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं थी जो असहयोग आंदोलन का कारण बनी थी। इसी में खिलाफत आंदोलन भी है। जो क्यों असहयोग आंदोलन के कारणों में जो खिलाफत आंदोलन है वो भी एक बहुत बड़ी एक कारण रहा है ना। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि तुर्की अंग्रेज़ों के विरुद्ध जर्मनी के साथ लड़ा था और भारतीय मुसलमानों को यह भय था कि युद्ध के बाद तुर्की से अंग्रेज अवश्य बदला लेंगे। लेकिन भारतीय मुसलमानों से युद्ध में पूरी तरह से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार तुर्की के विरुद्ध प्रतिशोध की नीति का मतलब प्रतिशोध नहीं लेगी तुर्की से। तो युद्ध में जर्मनी की हार के साथ तुर्की की भी हार हो गई और युद्ध के अंत होने पर तुर्की साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों को फ्रांस और इंग्लैंड में आपस में बांट लिया और शेष ग्रीस को दे दिया गया था। इस प्रकार तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया और विजयी देशों में तुर्की के आंतरिक प्रशासन के लिए एक उच्च आयोग नियुक्त कर दिया।
इस प्रकार तुर्की का जो सुल्तान उस समय इस्लाम का एक तरह से खलीफा था पूरे संसार का, है ना। और चूँकि तो भारतीय मुसलमानों का भी वो खलीफा था, तो उसको पूरी तरह से अधिकार विहीन कर दिया गया था, तुर्की के टुकड़े कर दिए गए थे। और जो खलीफा था इस्लाम का उसको पूरी तरह से अधिकार विहीन कर दिया गया था। इससे क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन उन्होंने शुरू किया। मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन का मित्र राष्ट्रों द्वारा खलीफा का अपमान था और इस्लाम की पवित्र भूमि पर जो गलत तरीके से, अवांछनीय तरीके से जो अधिकार किया गया था, उसके विरुद्ध संपूर्ण मुसलमानों ने, जिसमें भारतीय मुसलमान भी थे, जो अब तक अंग्रेज जिनसे सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। अर्थात मुसलमान भी अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण कारण बना था। इधर पंजाब में जो कांड हुआ था उसे समस्त जाति और समस्त धर्मों के लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, तो वो तो है ही। और दूसरी तरफ जो तुर्की का जो कांड होता है, तुर्की खलीफा के विरुद्ध जो अपमान होता है अंग्रेज़ों के द्वारा जो किया जाता है, उससे भारतीय मुसलमान भी बहुत ज़्यादा क्षुब्ध होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण थे, कुछ आर्थिक, कुछ राजनीतिक, कुछ हिंसात्मक, कुछ अपमानित, है ना, कुछ धार्मिक हम उसमें कह सकते हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जिसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, है ना, किस तरह से आंदोलन की प्रगति हुई और क्या उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।